उत्तराखंड राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को धामी सरकार सम्मानित कर रही है, जिसके लिए दशकों से देश के कई हिस्सों में निवास कर रहे उत्तराखंड के प्रवासी भी अपनी मातृभूमि लौटे हैं और दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता, विधायक सहित कई अतिथि मौजूद रहे। उत्तराखंड की माटी से जुड़े हुए आप सभी महानुभाव इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सच में अभी विनोद चमोली जी कह रहे थे कि हमको अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। वास्तव में आप सब लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में और इतनी सारी विशेषताएं हैं। आप सबको देखकर निश्चित रूप से एक हर्ष की अनुभूति हो रही है। और मैं सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों में शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां अभी हम लोग नाम ले रहे थे, हमारे एनएसए साहब का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वहीं सेना के पहले हमारे जो सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत जी हों या अभी के हमारे अनिल चौहान जी हों, सभी उत्तराखंड से हैं। वहीं यहाँ सुधांशु जी राजस्थान में मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके साथ साथ चाहे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर, इन राज्यों में भी हमारे ही राज्य से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई है वो वहां पर शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। भाई बहनों, उत्तराखंड की जो संस्कृति है अपने आप में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ लोगों का एक अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है। वही हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है। आपने जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया, 2.5 लाख करोड़ के एमओयू हुए और 3.5 लाख करोड़ के करीब एमओयू हुए, और महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब 75-80 हजार करोड़ के उनका ग्राउंडिंग हो गया, मतलब मौके पे काम शुरू हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एमओयू हो जाते हैं कागजों पे, लेकिन क्रियान्वयन के समय उनमें कई इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते हैं। तो ये भी एक राज्य सरकार पर जो निवेशकों का एक विश्वास है वो दर्शाता है कि 70-80 हजार करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग हो गई, आने वाले समय में और होंगी। तो कुल मिलाकर मेरा ज्यादा कुछ कहने का ये अवसर नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ आके आपने हमें आमंत्रित किया, हम सभी बहुत गौरवान्वित हुए और हम देश में, दुनिया में जहां भी रहें, उत्तराखंड हमारे दिल में रहता है और हमारे लायक कभी भी उत्तराखंड के लिए कुछ भी होता है तो हम अपने जो भी हमारे सीमित क्षेत्राधिकार होता है उसमें करने के प्रयास करते हैं। भारत सरकार में जब मैं था तो मुझे अवसर मिला अपने गृह राज्य के लिए कुछ छोटा योगदान देने के लिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ जो मेरे से हो सका आउट ऑफ द वे जाके वो मैंने करने के प्रयास किए। और भविष्य में भी जब भी कोई ऐसा अवसर मिलेगा और हम एक फोन कॉल पे आपके लिए
सरकार के लिए और उत्तराखंड के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। यहाँ आपने हमें आमंत्रित किया, इस आयोजन के लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले एम्बुलेंस वाहनों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। देखिए, कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजी है और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए, और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा, कल आपने कि हमने 6 जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कल देहरादून में वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की धरपकड़ के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने एसटीएफ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में उत्तराखंड एसटीएफ को WCCB दिल्ली से सूचना मिली थी कि विकासनगर क्षेत्र में वन्यजीव जंतुओं के अंगों और खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। अभी इस बारे में सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसने 2-3 नामों का उल्लेख किया है कि वो जो कस्तूरी मृग को गंगोत्री नेशनल पार्क में किसने मारा, उसके बारे में 2-3 नाम बता रहा है। और सही अभी हमको इसमें पूछताछ में ये सही जानकारी देगा, और अगर सही तथ्य प्राप्त होते हैं तो वो उस व्यक्ति को भी जो है विवेचना में शामिल किया जाएगा, उसके खिलाफ भी। दिनेशपुर में अधिशासी अधिकारी पद पर दीपक कुमार शर्मा को लगाया गया है, जिसके बाद उन्होंने आगामी दिनों में दिनेशपुर नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण का काम करवाया जाएगा। साथ ही सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को बहुत जल्द हटाया जाएगा। पहले तो मैं दिनेशपुर की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ दिनेशपुर में जो नया होगा, सबसे पहले नगर पंचायत की जो आय है उसे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हाउस टैक्स को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से लगाने की कोशिश किया जाएगा। लाइसेंस को प्रॉपर तरीके से व्यापार मंडलों से बैठक करके सही लगाया जाएगा, जिससे नगर पंचायत की आय हो सके। नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था को भी सुचारू रूप से किया जाएगा। अभी हम जो है नगर पंचायत में व्यापारियों हेतु दोपहर में 11 बजे एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊर्जा और आवास सचिव IAS मीनाक्षी सुंदरम को उनके ही सचिवालय स्थित कार्यालय में जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है, जिससे सचिवालय सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देहरादून SSP को दी गई शिकायत में बताया गया है कि एक युवक बॉबी पंवार अपने 2 साथियों के साथ सचिव मीनाक्षी सुंदरम के ऑफिस में घुसा और उनसे दुर्व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं इस मामले में अब बॉबी पंवार ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना पक्ष जनता के सामने रखा। बॉबी पंवार ने कहा कि उनके द्वारा बुधवार 6 नवंबर को सचिवालय में वरिष्ठ IAS अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात की गई। वहीं इस पूरे प्रकरण में सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय जैसी प्रदेश की सर्वोच्च कार्यालय इकाई में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करना अशोभनीय है। देखिए, अब इस मामले में तो मैं ज्यादा जान नहीं सकता, क्योंकि ये अंदर किस नीति के तहत किसको क्या बनाया जा रहा है ये तो सरकार ही जवाब देगी। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल है कि बॉबी पंवार को भी संयमित रहना चाहिए। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से बात करना चाहिए, और अभद्रता करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हर पहलू पे विचार करके ही कोई निर्णय लेते हैं। ये चूंकि उनका विषय है। केलाकुई के इंडस्ट्रियल एरिया फार्म सिटी में दवा बनाने वाली एक कंपनी में आज अचानक आग लग गई, जहां आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तो वहीं आग लगने से कंपनी में काम कर रहे 9 कर्मचारी आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
कंपनी में गैस लीकेज होने के कारण आग की घटना घटी है। हरिद्वार के सिडकुल में एक क्रेन में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। क्रेन राजा बिस्किट नाम की फैक्ट्री के पास खड़ी हुई थी, तभी क्रेन के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते क्रेन में आग की लपटें उठने लगी। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 फायर टेंडर से आग बुझाई और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि पास में पड़े कचरे में आग लगी होने के कारण क्रेन ने भी आग पकड़ ली और धुंधु कर जलने लगी। तो करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्थित 3 धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत बुधवार 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होगी। पंच पूजाओं के अंतर्गत पहले दिन भगवान गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन बृहस्पतिवार 14 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर तथा शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन शुक्रवार 15 नवंबर को खड़क पुस्तक पूजन तथा वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन शनिवार 16 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। रविवार 17 नवंबर को रात 9:07 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। उधम सिंह नगर पुलिस और वन तस्करी की कुख्यात अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अपराधी को गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसएसपी मणिकांत मिश्रा के स्पष्ट निर्देशों के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोकसभा चुनाव की लंबी आचार संहिता और फिर वर्षा काल ने प्रदेश सरकार की विकास कार्यों की गति बढ़ाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं के ढांचे के विस्तार के प्रयासों को प्रभाव डाला। आपको बता दें कि पूंजीगत मद में बजट का उपयोग तेजी से करने के विभागों के कदम इस वर्ष सुस्त पड़ गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत मद में 15 अक्टूबर तक यानी 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी मात्र 3,140 करोड़ की राशि खर्च की जा सकी। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में यह काफ़ी कम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछली छमाही में 4,800 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। अब वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 11,000 करोड़ से अधिक खर्च करने का दबाव सरकार पर है। ये मुख्यतः इस राज्य को स्वतंत्र रूप में स्थापित करने की मंशा ये रही है कि यह प्रदेश जो है विकसित हो, और वो विकसित होने के लिए ये था कि यहाँ की जो मुख्य हमारे रिसोर्सेस थे, जैसे हम लोग कहते थे, सब लोग अपनी भाषा में यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, और उसका उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हुए इस राज्य के लिए विशेष नीतियाँ बना सके और उसका हम लोग कितना उपयोग हमारे विकास के लिए कर सके, ये मुख्य धारणा थी उसकी। और हम लोग ये जैसे जानते हैं कि एक राज्य अलग से बनने के उपरांत हम लोगों को भारत सरकार से भी जो है हम लोगों का हमारी स्थानीय परिस्थिति और यहाँ की विशेषताएं और यहाँ की हमारी क्षमताएं और यहाँ की हमारी समस्याएं, इनको भारत सरकार में केदारनाथ उपचुनाव की तारीख नज़दीक है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले विधानसभा के लिए बड़ी घोषणाएं की। आपको बता दें कि इन घोषणाओं को करते हुए सीएम धामी ने कहा था कि जब तक आपके पास विधायक नहीं है तब तक मैं ही आपका विधायक हूं। वहीं कांग्रेस ने सीएम धामी की घोषणाओं पर सवाल खड़े कर रही है और एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह ने सीएम धामी की घोषणाओं पर कहा 3,000 रुपये बांट लेने से भाजपा को लग रहा है कि उन्हें वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार केदारनाथ की जनता ने भाजपा को हराने का मन बना लिया है। अब भाजपा ये सोचती है कि 3,000 रुपये देकर के वोट प्राप्त कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, क्योंकि सरकार की कारगुजारी से लोग त्रस्त हैं। और चार धाम यात्रा जो हमारी आजीविका चलाने का काम करती है, जिस पर हमारे
आजीविका निर्भर करती है, उस चार धाम यात्रा को जिस तरीके से सरकार ने संचालित किया तो लोगों में आक्रोश है, निश्चित रूप से आक्रोश होना। ऑनलाइन ऑफलाइन जो है रजिस्ट्रेशन की बात आपने कह करके यात्रा को तहस नहस करने का काम किया, और उसके साथ साथ आपने यात्रा को डाइवर्ट करने का भी प्रयास किया। लोगों के जहन में ये बात है कि जिस सरकार ने हमारे आजीविका पर जो है प्रहार करने का काम किया है, तो लोगों के पास एक ही तो हथियार है, वो हथियार है वोट। वोट के माध्यम से वो चोट करेंगे। प्रदेश सरकार में चुनावों की तारीखों को लेकर लगातार कसरत चल रही है, जिसे लेकर कांग्रेस निकाय चुनाव की देरी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता शिशुपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 3 बार प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर चुकी है कि हम सही समय पर चुनाव करवाएंगे, लेकिन वह सही समय कब आएगा ये किसी को नहीं पता। निकाय चुनाव साल भर पहले हो जाने चाहिए थे। 3 बार माननीय हाई कोर्ट में राज्य सरकार झूठा हल्फनामा दाखिल कर चुकी है कि तय समय पे हम चुनाव कराएंगे, लेकिन वो तय समय कौन सा है जनता जानना चाहती है, उसे पता ही नहीं लग रहा है। अभी सरकार कह रही है कि 10 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है कि ओबीसी आरक्षण का मामला अधर में लटका हुआ है, उस मामले में अभी तक सरकार ने समुचित कार्रवाई नहीं की है। कहीं मतदाता सूचियों में भी पुनरीक्षण की बात उठ रही है। वार्डों के परिसीमन में तमाम आपत्तियां अभी तक आ रही हैं, वो पूरी तरह से निस्तारित नहीं हुई हैं, और लग रहा है कि सरकार चुनाव को टालने का बहाना तलाश रही है। और मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार इस बार भी। देहरादून में कांग्रेस निकाय चुनाव की देरी को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर है और लगातार सरकार पर निकाय चुनाव की देरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी कर रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक और देहरादून के पूर्व मेयर विनोद चमोली कांग्रेस के हमलों पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद चमोली ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि निकाय चुनाव समय पर हो जाए, पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एकल रिपोर्ट आनी थी वह आ नहीं पाई थी। हम तो चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो जाए, पहले भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ओबीसी के जो एकल आयोग बना था उसकी रिपोर्ट आ नहीं पाई थी। आरक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ओबीसी का आरक्षण उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना है, तो हो नहीं पाया था। तो उसके कारण अभी तक पीछे मामला किसका सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी इन्होंने सबमिट की है। तो अभी ओबीसी आरक्षण का क्या स्वरूप होगा ये शासन को तय करना है, सरकार को उसमें निर्णय लेना है। जब वो धरातल पर आ जाएगा तो आरक्षण की व्यवस्था बनेगी, उसके बाद तब चुनाव करा पाने संभव होंगे। ये खबर देहरादून से है, जहां पर विद्यालय शिक्षा विभाग में अक्षम शिक्षकों के साथ अब अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान ने जानकारी दी कि अभी तक 3 जगह नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ शिक्षकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें 4 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षक के लगभग 2900 के आसपास पद थे जो रिक्त चल रहे थे, तो 4 स्तर पे काउंसलिंग हुई है सभी जनपदों में अलग अलग। लास्ट काउंसलिंग हमारी 27-28 तारीख को थी। उसके बाद अभी 7 और 8 तारीख को क्रमशः गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे माननीय मंत्री जी के कर कमलों से। तो काफ़ी पद हमारे भर लिए गए हैं और ये नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि अभी कितने पद और बचे हैं। तो उसके लिए एक लास्ट काउंसलिंग भी हम राज्य